हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुबी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 विच इज लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में और ये वीडियो इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इफ़ यू वांट पार्ट 1, 2nd एंड 3rd ऑफ दिस चैप्टर यू कैन विजिट माय चैनल सुबी स्टडी पॉइंट। वहाँ आपको इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स मिल जाएंगे। लास्ट के पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के, एंड लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके थे प्रीवियस पार्ट्स में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। स्टार्ट करते हैं। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ये होता है एक सिस्टम के थ्रू जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये कंसिस्ट करता है एक तो एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा इसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिससे निकलते हैं कुछ एंजाइम्स उसके थ्रू, ठीक है। तो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस में देखें कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये होते हैं माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स भी हैं इसमें जो कि होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में हम देखें, अगर हम स्टार्टिंग करें तो माउथ से ही हम खाना खाते हैं, तो माउथ के बाद ओसोफेगस आता है, आपको क्लियरली दिख जाएगा इस फिगर से, ठीक है। यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिगर दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला ऑर्गन क्या होता है? माउथ, ठीक है। माउथ के बाद माउथ से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है, फूड को। माउथ में एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी से फूड होकर के अंदर जाता है एंड देन वो जाता है किसमें? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है किसमें? ओसोफेगस, ठीक है। अदर नेम है इसका फूड पाइप, ठीक है। तो माउथ के बाद कहाँ जाता है खाना? ओसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद जो ओसोफेगस है वो कनेक्टेड होता है किससे? स्टमक से। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जे इस तरह के शेप का होता है। उसके बाद जो है फूड कहाँ जाता है? वो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसके पीछे आप देख पा रहे हो कि इस तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक है, अराउंड 6 मीटर का होता है। उसके बाद खाना जो है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद खाना जो जाता है वो जाता है रेक्टम में, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद वो जाता है एनस में, ठीक है। एनस जो है वो क्या करता है? वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो पूरा डाइजेशन वाले प्रोसेस होने के बाद जो भी वेस्ट बचता है वो बॉडी से थ्रो आउट करता है, ठीक है। तो ये पूरा जो एक माउथ से लेकर के आपको दिख रहा होगा, माउथ से लेकर के एक पूरी पाइप गई हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस पूरे पाइप को ही कहते हैं एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनॉल। अब हम बात करते हैं इसके ग्लैंड्स की, ठीक है। तो देखो एक ग्लैंड तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, बगल कैविटी यानी कि माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, टंग पे। उसके बाद सेकेंड सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे है लीवर, ठीक है। लीवर से भी कुछ आपको सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड जो है वो पेनक्रियाज, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनॉल एंड किससे? जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड से, इन दोनों से मिलकर के बना होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है माउथ टू एनस, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। माउथ से लेकर के पूरा एक, मैंने बताया ना, एक पाइप जो है वो जो स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है, ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। तो ये पूरा जो पाइप जो है गया हुआ है इस माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जो है, ये पूरा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। तो कहाँ से रन करती है? माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनॉल कितनी लंबी होती है? ये होती है 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 6 मीटर का तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, 1.5 मीटर का लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड बाकी सबके को ऐड करके ये टोटली कितना होता है? 9 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। द डक्ट ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनॉल एंड पोर द सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का काम क्या है? ये कुछ सिक्रीशंस करते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनॉल में वो पोर करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है 32 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया फिगर को। आगे देखते हैं इसमें इंजेशन।
तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है मैंने पहले के वीडियो में ही बताया होता है, डाइजेशन जो है वो 5 प्रोसेस में होता है। एक होता है इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड एसिमिलेशन, थर्ड हो गया ये एसिमिलेशन, एंड फोर्थ हो गया थर्ड हो गया इसमें एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ हो गया एसिमिलेशन, एंड देन इजेशन। 5 प्रोसेस होती हैं, 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, जो कि हर एक एनिमल्स में होते हैं, हर एक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप कौन सा, इंजेशन का, ठीक है। द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। किसी किसी एनिमल्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि हमने अमीबा में देखा कि अमीबा कहीं से भी फूड ले सकता है, ठीक है। वो सूडोपोडिया बनाएगा और उसको फूड को ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेगा और उसको इन्गल्फ कर लेगा, ठीक है। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस में एक स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं माउथ। सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। ह्यूमन बींग्स में फूड कैसे इंजेस्टेड होता है, थ्रू द माउथ। द फूड इज पुट इन टू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। किसकी हेल्प से खाना जो है वो माउथ के अंदर जाता है, वो जाता है हैंड्स की हेल्प से, ठीक है। तो इंजेशन होता क्या है, इंजेशन एक प्रोसेस होती है, इसे हम जैसे कि इसको रेफर कर सकते हैं कंजप्शन ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है। किसी भी सबस्टेंस को कंज्यूम करना, ठीक है, कंजम्पशन करना कहलाता है इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं डाइजेशन। इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो डाइजेशन जो है फूड का वो बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है किसमें, माउथ में, ठीक है। इन फैक्ट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। ये स्टार्ट कब हो जाता है, जैसे ही हम खाना अपने मुंह के अंदर डालते हैं, डाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है ये, द माउथ कैविटी कंसिस्ट टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ जो है वो 3 चीज़ें कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। माउथ में 3 चीज़ें होती हैं, टीथ, दूसरा टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, तीनों का अपना अपना काम है। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ क्या करता है, ये फूड को स्मॉल पीसेस में कट करता है, च्यू करता है एंड ग्राइंड करता है। क्या क्या करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है फूड को, उसको चबाता है एंड उसको अच्छे से ग्राइंड कर देता है, ठीक है। सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, बट हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ फिजिकली हो रहा है, कोई अदर इसमें केमिकल एड नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब देखो केमिकल डाइजेशन भी होगा यहाँ पे। द सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है टंग में, वो क्या करता है, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करेगा। आवर टंग हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। और टंग क्या करेगा, हमारे फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करने का काम करेगा। सलाइवा इज वाटरी लिक्विड सो इट वेट द फूड इन आवर माउथ। सलाइवा क्या होता है, वाटरी लिक्विड होता है, जो कि फूड को वेट कर देता है, गीला कर देता है हमारे माउथ में। वेट क्यों करता है, ताकि वो आसानी से ऑसोफेगस में चला जाए, ठीक है, ताकि हम आसानी से उसे क्या कर पाएँ, गटक पाएँ, ठीक है। द वेटेड फूड कैन बी सॉल्व मोर इजली। इसे हम आसानी से इसको गटक सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजली। Many times we have observed that when we see or eat a food which we really like, our mouth waters, ठीक है। हमने कई बार ये नोटिस किया होगा, जब हम कोई डिलीशियस फूड देखते हैं, कोई टेस्टी फूड देखते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, हमारा मुंह क्या हो जाता है, वाटरी हो जाता है। दिस वाटरिंग ऑफ माउथ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सैलिवा बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। ये वाटर्स कहाँ से आते हैं हमारे मुंह में, ये आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स से, ठीक है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, टीथ एंड टंग के थ्रू फिजिकल डाइजेशन हुआ था, सिर्फ फूड को कट किया गया था, च्यू किया गया था एंड उसको ग्राइंड किया गया था, कोई केमिकल वाली चीज़ इसमें नहीं हुई थी। बट सलाइवा क्या करता है, ये केमिकल डाइजेशन करता है, कैसे, क्योंकि ये इसमें कुछ एंजाइम्स को ऐड करता है, इसके अंदर सब कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। तो जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि काम करता है फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको चेंज करता है शुगर में, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बीइंग इन द माउथ इटसेल्फ। यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन वो बिगिन्स हो जाता है, सॉरी मैंने इसको बिगिन पढ़ लिया था, बिगिन हो जाता है किसमें, माउथ में ही। सिंस द फूड रिमेन्स इन द माउथ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यहाँ पे फूड जो है माउथ में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ, तो ये पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ होता है किसका, स्टार्च का, वो इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, अब आगे का डाइजेशन कहाँ होगा, अब वो होगा आगे चल के। ठीक है, अब फूड वहाँ से ट्रैवल करेगा ना माउथ से जाएगा कहाँ पे, ऑसोफेगस में। माउथ से कहाँ जाएगा, ठीक है, माउथ है, माउथ से फूड कहाँ गया, ऑसोफेगस में। ठीक है, ऑसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं, द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, स्लाइटली मीन्स इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड जो है उसको हम स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड बोल रहे हैं। माउथ इज सॉल्व्ड बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड ऑसोफेगस, और कहाँ जाएगा वो, ऑसोफेगस में जाएगा। देखो ऑसोफेगस अंदर से देखने में कुछ ऐसा होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एकदम पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू फूड जो है वो ट्रैवल करता है। द ऑसोफेगस कैरी फूड टू द स्टमक, और ऑसोफेगस जो है वो क्या करता है, वो फूड को कैरी करता है और कहाँ लेकर के जाता है, वो लेकर जाता है स्टमक में। ठीक है, ऑसोफेगस कहाँ लेकर जाएगा, स्टमक में। दिस हैपेंस इज फॉलोज, कैसे होता है ये, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटिवली, जो वॉल्स होती हैं ना ऑसोफेगस की, वो क्या करती हैं, वो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड एक्सपेंड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑसोफेगस है, तो ऑसोफेगस वाला जो पाइप है वो क्या करेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करेगा, खुद को ऐसे कॉन्टैक्ट में सिकोड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, खुद को रिलैक्स एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा फिर उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड। ठीक है, फिर ये कॉन्टैक्ट, फिर ये एक्सपेंड, ये कैसे होता है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट एक्सपेंड होता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, ये फूड को पुश करता है और पहुंचा देता है कहाँ पे, स्टमक में। आगे देखेंगे, द स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो माउथ में फूड डाइजेशन हुआ होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसके बाद का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो स्टमक में होता है। द food is further digested in the stomach. The food is churned in the stomach for about 3 hours. कम से कम ये 3 घंटे तक स्टमक में रहता है। During this time the food break down into still smaller pieces and forms a semi solid paste. इन 3 घंटों में फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद द स्टमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन द इट्स वॉल, स्टमक के वॉल में भी 3 जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, और जो स्टमक के वॉल से जो भी सिक्रीशंस होती है, इसकी इनर वॉल से ये सिक्रीशंस होती हैं, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सबस्टेंसेस, 3 चीज़ों को ये कंटेन करता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, 3 चीज़ों को कंटेन करता है। एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, एंड नंबर 3 म्यूकस। ठीक है, इन तीनों का अपना अपना काम है। क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर, गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होने की वजह से पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है, उससे पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो तभी काम करेगा जब क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। तो जैसे एसिडिक मीडियम होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन जो है वो टूटता है, तो किस में टूटता है, वो टूटता है एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा एमिनो एसिड्स में। दस द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो स्टमक से स्टार्ट हो गया। प्लीज नोट दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द, मैंने भी बताया ना, ये कब एक्टिव होगा, जब
मीडियम एसिडिक होगा, ठीक है। बिना एसिड हुए वो काम नहीं करेगा, पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तभी एक्टिव होगा जब वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा। सो द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। यहाँ पे HCl का काम क्या है? इस HCl का काम सिर्फ यही है कि मीडियम को एसिडिक कर दे, ताकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे HCl का भी काम हो गया, पेप्सिन का भी काम हो गया। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस का तो अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो आओ देखते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ, एक और फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, दैट इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच में इंटर द स्टमक विथ फूड। अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया अगर इंटर कर दिया है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे किल कर देता है। अब हम बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि स्टमक के वॉल से HCl निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके वॉल्स के लिए हार्मफुल है। तो म्यूकस का काम क्या है कि वो क्या करता है? HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और कुछ उसका वर्क नहीं होता है। If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach. अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होता है तो HCl क्या करेगा? इनर लाइनिंग को, स्टमक इनर लाइनिंग को जला सकता है, ठीक है, इरोजन करा सकता है उसमें। इसके बाद तो यहाँ पे 3 सिक्रेशंस हुए ना स्टमक से, एक HCl, दूसरा एंजाइम पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। HCl का काम क्या है? मीडियम को एसिडिक बनाना, जिससे क्या हो, ये एंजाइम पेप्सिन जो है क्या करना स्टार्ट करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर सके, क्योंकि जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और म्यूकस का काम क्या होगा? म्यूकस का काम होगा HCl से प्रोटेक्ट करना स्टमक की इनर वॉल को, ठीक है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो फूड है जो अब पार्सली डाइजेस्टेड हो चुका है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर मसल। एक मसल होता है जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बीच में होता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है फूड के इंटर करने को, ताकि फूड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है। एक तरह का गेट हम बोल सकते हैं कि एक तरह का गेट होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो वापस स्टमक में नहीं जाता है, वो आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता है। वेल रिलीज इट स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू which releases it in small amount into the small intestine, ठीक है, जो कि रिलीज होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टमक द पार्सली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ चला गया? वो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 6 से 6.5 मीटर लॉन्ग होता है इन एडल्ट मैन। थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो। ये बहुत लॉन्ग होता है, बट फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है, पतली सी पाइप होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्लीज नोट दैट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना, वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। कौन सा एनिमल किस तरह का फूड खाता है उस पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल सेलुलोज खाता है, इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज डाइजेस्टेड विद डिफिकल्टी। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ ही डाइजेस्ट होता है सेलुलोज, जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। तो इन काऊ विच इट्स ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें और ज़्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मीट इज अ फूड विच इज ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो है वो काफ़ी ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो द कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक टाइगर्स विच इट मीट हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होगी, शॉर्टर होगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? साइट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हैं, सब का क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है? देखो,
द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स से ये सिक्रीशन रिसीव करता है। कौन कौन सा? लीवर एंड पैनक्रियाज, जिनके बारे में बात करना भी रह गया था। लीवर एंड पैनक्रियाज से लीवर सिक्रेट्स बाइल, लीवर जो है वो क्या सिक्रेट करता है? वो सिक्रेट करता है बाइल। इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल, जो कि ग्रीनिश येलो कलर का होता है और जो कि स्टोर होता है कहाँ पे? बाइल में। ठीक है, यहाँ फिगर देखो, ये है लीवर। ठीक है, लीवर से सिक्रीट होता है क्या? बाइल। ठीक है, और सॉरी बाइल, और कहाँ पे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे बाइल स्टोर होता है और सिक्रेट कहाँ से होता है? वो होता है लीवर से। ठीक है, काम क्या है बाइल का? देखो, बाइल इज एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है। ठीक है, एंड कंटेन सॉल्ट विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट। ठीक है, ये एल्कलाइन होता है जिसमें सॉल्ट कंटेन होता है और ये हेल्प करता है फैट्स को इमल्सिफाई करने में या फिर फैट्स को ब्रेक डाउन करने में। प्रेजेंट इन द फूड, जो भी फूड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको। दस बाइल परफॉर्म टू फंक्शन, दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन, जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेल मिला हुआ है तो एसिडिक है वो फूड, तो वहाँ से जो फूड आ रहा है अब उसके एसिडिक होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेप्सिन का काम हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। तो वहाँ से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक फॉर्म में है, तो उसको चेंज करेगा वो एल्कलाइन फॉर्म में। कौन? बाइल। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन फूड बाय स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और दूसरा काम ये है कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि ग्लोब्यूल्स में वो डिवाइड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, मेकिंग इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ठीक है, ये एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए इजी कर देगा एंड डाइजेस्ट करने के लिए इजी कर देगा। अब आते हैं पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड विच लाई पैरेलल टू द बीनीथ द स्टमक। ठीक है, ये स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, देखो स्टमक के ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है कुछ सिक्रीशंस करना, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। कौन कौन से सिक्रीशंस करता है ये पैनक्रियाज? देखो, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तीन एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है, एक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड लाइपेज का काम होता है लिपिड्स को यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा हो, क्योंकि ऊपर से तो डाइजेशन होते हुए आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो चुका है, फिर भी जो भी थोड़ा भी अगर बचा हुआ है डाइजेस्ट होने के लिए, तो यहाँ पे वो पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाएगा। कौन कौन से एंजाइम्स से? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज के थ्रू। द एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड द एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, मैंने बताया ना कि एमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एंड लाइपेज किसको? फैट्स को। आगे बढ़ेंगे। The wall of small intestine contain glands which secrete intestinal जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है ना, उसमें भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि मिल करके फूड के साथ और अच्छे से उसको डाइजेस्ट करा देते हैं। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन एंड इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट इनटू फैटी एसिड। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का किस में? ग्लूकोज का, प्रोटीन का किस में? एमिनो एसिड्स में, एंड फैट्स का किस में? फैटी एसिड्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का किस में? ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में, एंड फैट का फैटी एसिड्स में। ठीक है, इस तरह से पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट द लार्ज एंड insoluble
In this way, the process of digestion converts the large and insoluble food molecule into small water soluble molecule. तो यहाँ पे डाइजेशन हो गया लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड का, किस में, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन काफ़ी लंबी प्रोसेस चली ना, कि कहाँ से स्टार्ट हो गए, एक बार और हम देख लेते हैं फिगर ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ठीक है। माउथ में एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी, एंड माउथ में फिजिकल डाइजेशन होता है प्लस केमिकल डाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। माउथ में टीथ जो होता है एंड उसके साथ टंग जो होता है, ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, फिजिकल डाइजेशन में, और जो सैलिवरी ग्लैंड है वो काम क्या करता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद माउथ में फूड जो होता है वो कट होता है, ग्राइंड होता है, च्यू होता है, एंड उसके साथ जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसके साथ उसमें कई सारे एंजाइम्स मिल जाते हैं जो कि वहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पे एमाइलेज होता है, ठीक है। वो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। फूड जो है वो ट्रैवल करके जाता है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस में फूड कैसे ट्रैवल करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एक्सपेंड होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन ये दोनों अल्टरनेट चलते रहते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जाता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, 3 तरह के यहाँ पे भी सिक्रीशंस होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। कौन कौन से, HCl, दूसरा पेप्सिन, एंड तीसरा होता है म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, फूड को एसिडिक करना, जिसकी वजह से पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। म्यूकस का काम होता है कि HCl से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि वो इरोजन ना हो उसके वॉल्स में। इसके बाद जो है फूड वो ट्रेवल करता है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होते हैं। लीवर से सिक्रीशन होता है बाइल का, जो कि स्टोर हुआ रहता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। बाइल का काम क्या होता है, पहला 2 काम होते हैं इसके, 2 फंक्शंस होते हैं। पहला कि जो भी स्टमक से फूड आ रहा है वो एसिडिक है, उसको चेंज करेगा किसमें, एल्कलाइन में, एसिडिक टू एल्कलाइन में वो कन्वर्ट कर देता है। दूसरा उसका काम क्या होता है कि जो भी फैट्स होते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करके वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, ताकि जो भी नेक्स्ट एंजाइम्स होंगे उस पर आसानी से एक्ट कर सके, ठीक है, इजीली एक्ट कर पाए। इसके बाद बात करेंगे पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज से 3 सिक्रीशंस होते हैं, एक होता है एमाइलेज, ठीक है, दूसरा होता है इसमें ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है इसमें लाइपेज, ठीक है। तो इन तीनों का ही 3 अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एमाइलेज जो है वो काम करता है स्टार्च टू ग्लूकोज में, ठीक है, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो कार्बोहाइड्रेट टू शुगर में या फिर ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स में, एंड जो लाइपेज होता है वो फैट टू फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा भी अभी जो भी रह गए होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो कि पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। कैसे डाइजेशन होता है, यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है, स्टार्च चेंज होता है ग्लूकोज में, स्टार्च चेंज होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होता है एमिनो एसिड में, एंड फैट चेंज होता है फैटी एसिड्स में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन। After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine. अब पूरा डाइजेशन होने के बाद जो फूड है वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है कि वो ईजिली स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो पास आउट कर जाए, ठीक है। काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग होती है फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज कॉल्ड, देखो, विथ एंड गो इनटू आवर ब्लड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और वहाँ पे उसके वॉल्स के थ्रू ये हमारे ब्लड में जाता है और इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू जब फूड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में पहुँच जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं
एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मेन रीजन क्या होता है एब्जॉर्प्शन का? स्मॉल इंटेस्टाइन। इनफैक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। ये होता क्यों है? ये सिर्फ एब्जॉर्ब करने के लिए ही होता है। यहाँ पे इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वहीं पे ये सारे सिक्रेशंस आके मिल जाते हैं, वहीं पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है और उसके वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहता है हमारी बॉडी में। द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे देखो, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। यहाँ पे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम बोलते हैं क्या? विलाई। विलाई क्या काम करता है? द प्रेजेंस ऑफ विलाई गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से प्रोजेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है ना। इसी को अगर हम सीधा करेंगे इसी वॉल को तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बट इसी पार्ट को, इसी लाइन को अगर हम ऐसे करें, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने बोला ही, द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? द फूड कैरीज इट डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल। एसिमिलेशन मतलब यूज हो जाना, ठीक है। तो जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में जाएगा ना, पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ जाएगा और वहाँ पे वो सेल्स के थ्रू यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। द एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। किस लिए ये यूज होता है? एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। द एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेशन फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। और किस प्रोसेस से ये एनर्जी रिलीज होती है? रेस्पायरेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट लाइव प्रोसेस में हम रेस्पायरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी immediately is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen। और जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि बॉडी उसको यूज नहीं करती है इमीडिएटली, वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे? हमारी लीवर में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दिस स्टोर ग्लाइकोजन कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये ग्लाइकोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी बाद में यूज करती है, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है। बाद में जब भी नीड होती है वहाँ से वो ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन और उससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पार्ट है इजेशन। इजेशन, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। ऐसा भी कोई पार्ट हो सकता है ना फूड का जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ठीक है, हमने खाया बट उसे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। द अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। सो द अनडाइजेस्टेड फूड passes from the small intestine into a wider tube called large intestine। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? एक वाइडर ट्यूब में जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे जो कॉइल फॉर्म में था ना स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें से ये ट्रैवल करता है फूड, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट होकर के गया, ठीक, और फिर इधर से पूरा ट्रैवल करते हुए ये रेक्टम में आता है। The walls of large intestine absorb most of the water from the undigested food। जो भी फूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उसमें से ज़्यादातर वाटर जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बोल सकते हैं री एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर भी विलाई होते हैं, ठीक है, तो विलाई की हेल्प से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। तो ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट सॉलिड टाइप हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम, या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कनेक्टेड होता है रेक्टम से। स्टोर दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। और वो रेक्टम जो है वो इस अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। तो जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है थ्रू द एनस, कॉल्ड
ईजेशन और डिफिकेशन, ठीक है, इसे हम ईजेशन या फिर डिफिकेशन भी बोलते हैं। कंट्रोल बाय द एनल स्पिंचर, यहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं गेट लाइक होता है जो कि कंट्रोल करता है इसके एग्जिट को। तो यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर आपको कोई डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग।